हेलो विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। आप सभी ने अपने पूर्व के जो लेक्चर्स हैं उसमें सुना होगा और पढ़ा होगा कि मार्क्स के हिसाब से वर्ग संघर्ष या द्वंद्वात्मकता डायलेक्टिक्स जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए बहुत आवश्यक है या पूर्व शर्त है, जिसको हम कह सकते हैं इसका की फैक्टर है। किसी भी समाज में जो बदलाव होता है या एक व्यवस्था की जगह दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था आती है तो उसके पीछे वर्ग संघर्ष यानी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? चलिए, वर्ग की जो अवधारणा थी वो मार्क्स के चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया। और उसके प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी जितने भी समाज अस्तित्व में आए उन सभी की जड़ में वर्ग संघर्ष इंपॉर्टेंट है। अगर किसी विद्यमान व्यवस्था में जो विद्यमान वर्ग हैं उनके बीच संघर्ष हुआ, द्वंद्व हुआ, अंतर्विरोध हुआ, परिणाम स्वरूप ही समाज में बदलाव आया और नई वैकल्पिक समाज व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो हर जो नवीन समाज अपने पूर्व समाज का स्थान लेता गया उसकी जड़ में वर्ग संघर्ष है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित करते हुए लिखा था कि ये क्या है? ये ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार की भूमिका निभाता है, यानी समान जो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने आप में मतलब उत्पादन के साधनों पर जिनका समान रूप से स्वामित्व हो, उसको एक वर्ग में शामिल करते हैं। ठीक है, वर्ग को हम एक आर्थिक अवधारणा मानते हैं, इकोनॉमिक कंसेप्ट मानते हैं, मतलब मार्क्स के टर्मिनोलॉजी में हम बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि मार्क्स ये मानते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति की उत्पत्ति और श्रम विभाजन यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी और डिवीजन ऑफ लेबर, इनके कारण समाज में असमानता उत्पन्न हुई और यही असमानता वर्ग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इससे पूर्व आप देखिए, जिसको हम आदिम समाज या एशियाटिक सोसाइटी या प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं, उसमें वर्ग नहीं थे, उनको हम अवर्गीय समाज कहते हैं। एक क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं, वहाँ क्लास थे ही नहीं, वर्ग नहीं थे, तो वहाँ वर्ग नहीं थे, सामूहिक संपत्ति थी, इसलिए असमानता भी नहीं थी, यानी समानता थे। सामूहिक संपत्ति का कंसेप्ट था, समानता थी, तो ऐसे समाज में वर्ग थे ही नहीं। एशियाटिक सोसाइटी यानी आदिम समाज के बाद, प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद जब दासता का युग आया, तब दो प्रकार के वर्ग आए। क्यों आए? क्योंकि तब व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर आ गया और फिर इनइक्वालिटी यानी असमानता। तो ये सारी चीजें वर्ग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसा मार्क्स मानते हैं। वैसे देखा जाए तो वर्ग के कई आधार हो सकते हैं। वर्ग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? वर्ग के आधार प्रजाति हो सकता है, रेस, कास्ट जाति, प्रोफेशंस, वेल्थ, पावर और आपका बिजनेस। तो व्यवसाय है, जाति है, प्रजाति, पेशे, जैसे गोरी और काली प्रजाति। जाति के आधार पर उच्च जाति, मध्य जाति, निम्न जाति, पेशे, धन, अमीर और गरीब आप प्रॉपर्टी के आधार पर जब बांटते हैं, शक्तिशाली, शक्तिहीन। कुछ पेशे जो हैं वो उच्च प्रतिष्ठा वाले होते हैं, कुछ पेशों को निम्न प्रतिष्ठा वाला माना जाता है। यानी ओवरऑल आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि वर्ग की अवधारणा में क्या क्या चीज जुड़े होती हैं। उसमें हायरार्की होती है, संस्करण होती है। संस्करण का मतलब उच्चता और निम्नता, ये चीज उच्च है और ये निम्न है। तो संस्करण होता है यानी हायरार्की होती है, शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, दमन होता है, ऑपरेशन होता है। तो ये संस्करण, शोषण, दमन, ये सारी जो हैं, ये सारी सह प्रक्रियाओं के रूप में वर्ग के साथ अस्तित्व में आते हैं। अब पूंजीपति मतलब हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने जैसे कहा था कि हर समाज में केवल दो ही वर्ग अस्तित्व में आते हैं। जब आपने देखा था दास समाज पढ़ा तो दास समाज में स्वामी और दास थे, फिर सामंत में सामंत या जमींदार या जागीरदार और अर्धदास थे, है ना। फिर पूंजीवाद में पूंजीपति और श्रमिक हो गए। तो जब यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पूंजीवादी समाज की बात कर रहे हैं, जिसमें दो वर्ग हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। तो पूंजीपति जो है वो अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य निर्मित करता है। कैसे? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं
कंसेप्ट अधिसंरचना और आधार संरचना का। जब हमने ये पढ़ा था कि आधार संरचना अधिसंरचना को निर्देशित करती है, यानी आधार संरचना क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, और अधिसंरचना यानी बाकी के जो सिस्टम है आपके, राज्य, विचारधारा, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं समाज में, वो सब आपकी अधिसंरचना का हिस्सा है। और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था है, वो आपकी आधार संरचना यानी बेस स्ट्रक्चर है। तो मार्क्स कहते थे कि बेस स्ट्रक्चर डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर, यानी अर्थव्यवस्था से बाकी की सामाजिक संस्थाएं निर्धारित होती हैं या उसके नियंत्रण में होती हैं। और अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में है? शासक वर्ग के, पूंजीपति के। तो यानी यही तय करता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर या आधार संरचना पर नियंत्रण है, शासक वर्ग, वो तय करता है कि बाकी की हमारे जो सिस्टम है या व्यवस्थाएं हैं वो कैसी होंगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, ये सब कैसे होंगे, ये सब कौन तय करता है? शासक वर्ग तय करता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज के विचार वहां के शासक वर्ग के विचार हैं। क्यों है? क्योंकि वही सब कुछ निर्धारित करता है। अब देखिए, हम वापस से वर्ग के कंसेप्ट पे आते हैं। वर्ग, मार्क्स की टर्मिनोलॉजी में दो जो कंसेप्ट्स हैं, मतलब मार्क्स का वर्ग का जो कंसेप्ट है, यानी समान स्वामित्व वाला जो समूह है, उसमें दो बेसिक एलिमेंट हैं। एक उत्पादन के साधन, एक हित संबंधी चेतना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड क्लास कॉन्शियसनेस, हित संबंधी चेतना। अब उत्पादन के तीन साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम। भूमि का मालिक भूस्वामी, पूंजी का मालिक पूंजीपति, और श्रम का मालिक श्रमिक। ये भूमि, पूंजी, श्रम, ये उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन पर जिनकी ओनरशिप है वो है भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक। ठीक है, तो हमारे पास भूस्वामी और पूंजीपति को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, यानी ये शासक वर्ग हो गया, और श्रमिक जो है वो शासित वर्ग हो गया। ये शोषक वर्ग हो गया, और श्रमिक जो है शोषित वर्ग हो गया। मार्क्स ने इनके लिए एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, हम उसे देख लेते हैं। मार्क्स ने कहा कि ये जो पूंजीपति और श्रमिक है, पूंजीपति है बुर्जुआ, जिसको हैव्स, शासक या शोषक कह सकते हैं, और जो श्रमिक है इसको सर्वहारा यानी प्रोलिटेरियत, हैव्स नॉट, शासित और शोषित कह सकते हैं। ठीक है, हैव्स और हैव्स नॉट का मतलब है जिसके पास सब कुछ है, और सर्वहारा जिसके पास कुछ भी नहीं है श्रम के अलावा। तो ये जो दो वर्ग हैं, ये दो वर्ग अंतर्विरोधी उद्देश्य वाले हैं, यानी दोनों के जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं या पर्पस हैं, वो अपोजिट हैं, अंतर्विरोधी हैं। कैसे? ये जो पूंजीपति है यानी बुर्जुआ है, इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसका हित है इस बात में कि ये अधिक से अधिक लाभ कमा सके। और सर्वहारा या श्रमिक का जो उद्देश्य है या हित है वो है उपयुक्त वेतन और मजदूरी प्राप्त करना। दोनों एक दूसरे के अंतर्विरोधी हैं। कैसे? अगर इसको अधिक वेतन या उपयुक्त वेतन मिलेगा तो इसका लाभ कम हो जाएगा, और अगर ये अधिक लाभ कमाएगा उसमें से तो इसके वेतन में कटौती करनी पड़ेगी। दोनों के हित एक साथ पूरे नहीं हो सकते, इसलिए दोनों के हित या उद्देश्य कैसे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अंतर्विरोधी हैं। और जब दो वर्गों के मध्य अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, उनके हितों में टकराहट होती है, तो संघर्ष आता है, और जब संघर्ष होता है तो समाज में बदलाव आता है, यानी जो वर्तमान व्यवस्था सिस्टम चल रही है उससे नेक्स्ट सिस्टम अस्तित्व में आता है। ठीक है, और जब संघर्ष अस्तित्व में आता है तो परिवर्तन होता है। इसलिए मार्क्स के अनुसार संघर्ष सामाजिक परिवर्तन की पूर्व शर्त है या केंद्रीय इकाई है। ठीक है, ये उत्पादन के साधन के आधार पर हमने वर्ग को समझा। अब एक दूसरा फैक्टर था जो हमने अभी पीछे छोड़ दिया, वो था हित संबंधी चेतना, क्लास इंटरेस्ट यानी क्लास कॉन्शियसनेस। इसके आधार पर भी देखिए हमने दो पॉइंट लिखे हैं, चेतना का उच्च स्तर और चेतना का निम्न स्तर, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का उच्च स्तर, जिसको मार्क्स ने कहा स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ। चेतना का निम्न स्तर, इसके लिए मार्क्स ने कहा स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। यानी कॉन्शियसनेस के आधार पर, चेतना के आधार पर भी मार्क्स ने दो वर्ग बताए। जैसे उसने उत्पादन के साधनों के आधार पर दो वर्ग बताए, एक सर्वहारा और एक बुर्जुआ, इसी तरह उसने कॉन्शियसनेस या इंटरेस्ट के आधार पर भी दो वर्ग बताए, एक क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ।
ये जो उच्च स्तर वाला है, जिसमें चेतना का उच्च स्तर होता है, ये वो व्यक्तियों का समूह है या ऐसा वर्ग है जो अपने साथ साथ अपने साथियों, अपने पूरे वर्ग के लिए, अपने पूरे समूह के लिए मांग करता है या लड़ाई लड़ता है। जब भी कभी संघर्ष होता है या डिमांड रखता है, उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा कि किसी कारखाने में जब हड़ताल होती है तो वो सारे के सारे श्रमिकों के हितों के लिए होती है कि सभी के वेतन में वृद्धि हो, या आपको पोजीशन चेंज करने के लिए यानी प्रमोशन के लिए हो रहा है, या बोनस प्राप्ति के लिए हो रहा है, या लीव मतलब जो हम लोगों को अवकाश मिलता है उसके लिए हो रहा है। तो हर एक वो सभी के लिए डिमांड रखी जाती है। जो भी डिमांड होती है वो उस पूरे वर्ग के लिए, उसके पूरे वर्ग के लिए वो लड़ाई करता है, लड़ता है और अपनी डिमांड मनवाने का प्रयास करता है। तो उसको हम कहते हैं चेतना का उच्च स्तर। जिस समूह में, जिस वर्ग में चेतना का निम्न स्तर होता है, ऐसा वर्ग केवल अपने बारे में सोचता है कि वो कारखाना मालिक से या स्वामी से, मालिक से, ओनर से क्या करता है कि अपने हित की बात करता है कि मेरा बोनस बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो सेल्फ सेंटर्ड होकर वो बात करता है, इसलिए उसमें चेतना का निम्न स्तर यानी सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने स्वार्थ के लिए बात करना। तो ऐसे वर्ग को मार्क्स ने कहा क्लास इन इटसेल्फ, और जो सबके हित की बात करता है उसे क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी उनमें चेतना का उच्च स्तर होता है। तो इस आधार पर भी देखें तो दो वर्ग उभर के आते हैं, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग। दोनों अंतर्विरोधी हैं, अपोजिट हैं। ऑब्वियसली जब जब अंतर्विरोध होगा समाज में संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। या एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो स्वयं के लिए वर्ग है और स्वयं में वर्ग है, यानी चेतना का उच्च स्तर और निम्न स्तर, ये दोनों में ही पाया जाता है, पूंजीपति में भी और श्रमिक में भी। ऐसा नहीं है कि श्रमिकों में निम्न स्तर होता है और पूंजीपति में उच्च स्तर होता है, या पूंजीपति में निम्न स्तर होता है और श्रमिकों में उच्च स्तर होता है। ये दोनों ही वर्गों में चेतना का उच्च स्तर वाले लोग भी मिलेंगे और चेतना के निम्न स्तर वाले लोग भी मिलेंगे, और इनके परिणाम स्वरूप संघर्ष होगा। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। चलिए, अब जब वर्ग संघर्ष होता है तो जो दो वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक, उनमें संपत्ति और विचारधारा से वंचित होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। कैसे? मार्क्स ने अपने लगभग सभी स्थानों पर यह लिखा है कि दो ही वर्ग हर समाज में पाए जाते हैं, दो वर्गों की उपस्थिति ही वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी भी मध्य वर्ग की बात नहीं की जैसे कि मैक्स वेबर या अन्य लोग करते हैं। इन्होंने केवल दो वर्ग बताए, पूंजीपति और श्रमिक। लेकिन जो हमने ये यहाँ पर एक ट्राइंगल के माध्यम से इन्हें समझाने का जो प्रयास किया है, उसके माध्यम से आप समझेंगे जब दो लोग आपस में वर्ग संघर्ष करते हैं तो उन दोनों वर्गों में से कुछ लोग टूटकर जो अलग होते हैं वो एक नवीन वर्ग बनाते हैं, और उस नवीन वर्ग को आप मध्य वर्ग के समकक्ष रख सकते हैं, क्योंकि मार्क्स ने कभी उन्हें मध्य वर्ग नहीं कहा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये मध्य वर्ग है, लेकिन इसे मध्य वर्ग के समकक्ष रखा जा सकता है। कैसे? देखिए, एक ट्राइंगल में हमने जो उसकी चोटी पर बैठाए हैं वो है पूंजीपति, और जो नीचे बेस पे रखे हैं वो है श्रमिक, क्योंकि किसी भी समाज में श्रमिकों की संख्या जो होती है वो बहुसंख्यक होती है और पूंजीपति की संख्या कम है। तो ये ट्राइंगल में अबव पोजीशन पे, सुपीरियर पोजीशन पे बैठे हैं पूंजीपति, और जो लोअर पोजीशन पे बैठे हैं वो श्रमिक हैं। पूंजीपति, जब वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों वर्ग आपस में आमने सामने होते हैं, अंतर्विरोध हो रहा होता है, तो कुछ पूंजीपति जो होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं, यानी उनको बैंक्रप्सी हो सकती है, अपनी पूंजी का घाटा लग सकता है, तो वो नीचे की तरफ डिक्लाइन, अपनी प्रेजेंट पोजीशन से नीचे की तरफ डिक्लाइन करते हैं। जैसे कि ये आपको एरो बता रहा है कि पूंजीपति में से कुछ जो है वर्ग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो नीचे चले जाते हैं, यानी अपनी वर्तमान पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, उनको मार्क्स ने कहा पैटी बुर्जुआ, हिंदी में अर्ध पूंजीपति, पैटी बुर्जुआ। और ऐसे ही श्रमिक वर्ग, कुछ श्रमिक वर्ग जो होते हैं वो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं, उनका स्टेटस चेंज हो गया, उनका इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गया है ना, संपत्ति और विचारधारा में परिवर्तन हो गया, तो वो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। उनको मार्क्स ने लुम्पेन प्रोलेटेरियत यानी लंपट सर्वहारा हिंदी में कहा। और ये जो है एक इस ट्राइंगल में एक नवीन वर्ग उभर के आया, अर्ध पूंजीपति और लंपट सर्वहारा का, जिसको हम मध्य वर्ग के समकक्ष रख सकते हैं, पर मार्क्स की भाषा में ये मध्य वर्ग नहीं है। उन्होंने कहा ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग संघर्ष के दौरान उभर के आता है, जिसने अपनी संपत्ति और विचारधारा जिसकी परिवर्तित हो गई है, ये एक अवसरवादी संरचना है, यानी मौका परस्त लोग हैं ये। और ये वर्ग जो होता है वर्ग संघर्ष के दौरान जिसके भी जीतने की संभावना अधिक होती है, ये उनके साथ मिल जाता है।
वर्ग संघर्ष में जो भी वर्ग पूंजीपति और श्रमिक में से जिसके जीतने की संभावना होती है, ये अवसरवादी वर्ग उस वर्ग में मिल जाता है और अपना लाभ कमाने के लिए उस वर्ग का हिस्सा बन जाता है। इसलिए इन्होंने मध्य वर्ग की बात नहीं की, इन्होंने कहा ये तो या तो ये ऊपर मिल जाता है या ये नीचे के समूह में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि वर्ग संघर्ष, आपको वर्ग का कंसेप्ट समझ में आया और वर्ग संघर्ष समझ में आया। तो हम देखते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है ये दो वर्ग पूंजीपति यानी बुर्जुआ और सर्वहारा में होता है। बुर्जुआ को आप उत्पादक गैर उत्पादक नॉन प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो कुछ भी उत्पादक नहीं करता, केवल उसकी भूमि और पूंजी होती है। उसमें जो श्रम करता है यानी जो उत्पादक वर्ग है वो कौन होता है? श्रमिक। तो उत्पादक वर्ग और गैर उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर नॉन प्रोड्यूसर, उनके मध्य जो संगठित टकराहट होती है उसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। और उसमें हिंसा भी की संभावना भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग जब सरकार के सामने आमने सामने होता है या अपने मिल मालिकों के आमने सामने होता है तो वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल करता है, सड़कों पर बैठता है, अनशन पर बैठता है, तो हिंसा की संभावना भी हो सकती है, तोड़फोड़ हो जाती है, आगजनी की घटनाएं हो जाती है, मतलब हिंसा की संभावना हो सकती है। उसके परिणाम स्वरूप एक नवीन या वैकल्पिक, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नवीन या वैकल्पिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आती है। याद कीजिए जब हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था, जब मार्क्स ने बताया था ऐतिहासिक भौतिकवाद में कि पहले जो है समाज का जब इतिहास बताया था कि पहले जो है आदिम शासन प्रणाली, आदिम या एशियाटिक मोड ऑफ सोसाइटी था, है ना, आदिम समाज जिसे आप कहते हैं। फिर दास्ता आया, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। यानी जब एक समाज में, जैसे दास्ता के युग में दो वर्ग थे, दोनों में अंतर्विरोध उत्पन्न हुए, संघर्ष उत्पन्न हुआ, तो नई वैकल्पिक व्यवस्था, नई शासन प्रणाली अस्तित्व में आई, सामंतवाद। फिर सामंतवाद के दोनों वर्गों में जब अंतर्विरोध हुए होंगे, हितों को लेकर झगड़ा हुआ होगा, तब नवीन सामाजिक व्यवस्था सामने आई, वो कहलाई पूंजीवाद। और अब पूंजीवाद में भी जब दो वर्गों के मध्य अंतर्विरोध और हितों का संघर्ष तीव्र हो जाएगा, असहनीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, असमानता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब जाकर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था, नवीन शासन प्रणाली अस्तित्व में आएगी, जिसकी कल्पना मार्क्स ने समाजवाद के रूप में की। तो प्रारंभ में देखिए जब दो वर्ग होते हैं तो उनमें सहयोग की स्थिति होती है, दूसरे एक दूसरे से सहयोग करते हैं, वो स्थिति कहलाती है थीसिस यानी वाद की स्थिति। फिर उनमें हित संबंधी अंतर्विरोध यानी दोनों के हित आपस में टकराने लगते हैं, तो दोनों वर्गों में संघर्ष होता है, क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको आप कहते हैं एंटीथेसिस यानी प्रतिवाद। और फिर उस प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप जब क्रांति होती है, संघर्ष होता है, तो समाज में बदलाव आता है, यानी विद्यमान सामाजिक व्यवस्था का स्थान एक नवीन सामाजिक व्यवस्था लेने लगती है, तो वो स्थिति कहलाती है सिंथेसिस यानी संवाद की। और इसी तरह से विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष, द्वंद्व, अंतर्विरोध चलता रहता है और समाज में बदलाव आता रहता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है या पूर्व शर्त है, वो क्या है? संघर्ष, वर्ग संघर्ष। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो या किसी पे डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।